नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंचलाइन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। पंचलाइन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइव तस्वीर दिखाते हैं संसद की। मान्यवर, यदि सीटों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है तो इसे सीमित दायरे में बढ़ाया जाए, 10% या 20%। सदन को मेला न बनाया जाए। सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित करने के लिए तो कोरम की कमी नहीं होगी। विशेष सत्र बुलाया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के, जिसको EWS कहते हैं, के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण को रातों रात लागू किया गया था, जिसका समर्थन OBC, SC, ST सभी वर्गों के सांसदों ने किया था। लेकिन मान्यवर, अभी पिछले दिनों एक बहुत ऐसा गंभीर मुद्दा आया जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, UGC का मुद्दा। UGC से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय को लागू किया जाए, जिससे कि उस शिक्षा की दिशा में यह बहुत बदलाव करने वाला है, कृपया समाप्त। उस शिक्षा को और अच्छा करने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आपकी बात प्रश्न यह है कि जब सरकार के पास 131वां संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाने का समय और इच्छा शक्ति है, तो फिर शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? मान्यवर, इससे सरकार की मंशा प्रकट होती है। इस भेदभावपूर्ण रवैये से सरकार की प्राथमिकता और नीयत का पता चलता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस गंभीरता से, तत्परता से इस विधेयक को लाया गया है, संशोधन लाया गया है, उसी प्रकार से UGC से संबंधित विधेयक को भी विशेष सत्र बुला के पारित किया जाए, जिससे मान्यवर बस कंक्लूड कर रहे हैं, जिससे हमारे OBC, SC, अति पिछड़े, हम लोग अति पिछड़ी जात के हैं मान्यवर, उनका संरक्षण हो। मान्यवर, मैं सभापति महोदय, मैं सरकार से कुछ स्पष्ट सवाल और सुझाव रखना चाहता हूं। क्या सरकार इस आरक्षण के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय करेगी? क्या सरकार जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करके कोई ठोस रोड मैप प्रस्तुत करेगी? क्या सरकार OBC, ST, ST महिलाओं के लिए उप आरक्षण की व्यवस्था करेगी? और फिर मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जाति जनगणना सहित जब पूरी जनगणना हो जाए तो परिसीमन करा के इसको लाया जाए। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं यहां संविधान के ये तीनों विधेयक, उनके समर्थन में खड़ा हूं महोदय। ये विधेयक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नूतन भारत के संकल्प की सिद्धि है। ये विधेयक इस सरकार के उस अटूट इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जैसे विपक्ष कहते हैं कि चुनाव बा, अब यूपी में चुनाव आई, बंगाल में चुनाव चला था। ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा। ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये हाँ, का बात बता था। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देखा, ये हमनी का संस्कार, ये संस्कार है भाजपा का, ये मोदी जी के संस्कार का मुद्दा है। और ये वही लेके आए हैं, ये लोग भुला गए, क्योंकि मैं दर्द को जानता हूं। अभी हमारे विपक्ष के जो वहां के सर्वा नेता बोल रहे थे अपने बैकयार्ड की कहानी, राजशाही बैकयार्ड की कहानी। मैं अपनी गरीबी की कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव मेरे घर में चूल्हा नहीं था, मेरे गांव मेरे घर में शौचालय नहीं था। मैंने अपने घर की माता बहनों को, अपने गांव की, अपने भोजपुरिया समाज की, बिहार, यूपी और जितने भी गांव देश में गरीबी रही जहां शौचालय नहीं, उनके दर्द को देखा। वो शाम के अंधेरे का इंतजार करती थी वही महिला कि शौच में जाएंगे। उस अंधेरे के दर्द को मैंने अपने घर में भी महसूस किया, अपनी दादी की आंखों को भी तकलीफ में देखा चूल्हा फूंकते हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, महिलाओं के उस दर्द का
निस्तारण हुआ, निवारण हुआ, देश जागरूक हुआ। 65-60 साल जहां विरोधी कभी सोचे नहीं थे महिलाओं के इस सबसे बड़े दर्द को, इतने बड़े भारत को ये लोग चला रहे थे। आधी आबादी के बारे में जो लोग नहीं सोचे, वो विपक्ष अपनी बैकयार्ड की कहानी, अपनी राजशाही कहानी सुना के, अपने अंधेरे का डर सुना के चले गए, बजाय विधेयक पर बोलने के। विधेयक पर यह बोलना था कि वो महिला, वो शक्ति जो आज फाइटर जेट उड़ा रही, जो आज सेना में है, सेना का नेतृत्व कर रही, आज ग्राम पंचायत में है, आज पढ़ाई में आगे हैं, स्पोर्ट्स में, पैरालंपिक में, क्रिकेट में महिला भी वर्ल्ड कप लेके आ गई, वो महिला के आरक्षण की बात क्यों ये दरवाजे उन महिलाओं को, भारत की महिलाओं को रोके? 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ महिलाएं। हमारा जिला गोरखपुर, जहां का मैं सांसद हूं, वहां की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। परसीमन होगा तब मौका मिलेगा। हमके सब गांव का बहन बिटिया कहत रहनी, सिद्धार्थनगर आपका क्षेत्र इतना बड़ा, देवरिया इतना बड़ा, कुशीनगर इतना बड़ा, कहा इतना, अरे बहन बिटिया कहत रहनी, कुल नेता हैं, जन ग्राम पंचायत में हैं, सदस्य हैं, महिला मोर्चा में हैं, कि भैया अब हमनी के मौका मिली, भैया हम लोग भी आएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, महिलाओं की आवाज। अब उन पर अपराध होगा, दरवाजा नहीं ठोकेंगे। आपका भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है, और मैं उनके पैर छूता हूँ। और लोग 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है, तो आप पन्नी के पैर छुए लेना। हम छुई ला, और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूंगा? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते हैं। और छूना चाहिए, ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकत, और तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। अब आपके काम बन गए, गए दूर दूर तक संदेश महिलाओं के बीच में कि ऐसा कोई पत्नी व्रता है। क्या कहला? पत्नी व्रता, पत्नी व्रता, पत्नी। ये गीत सुनने का समय नहीं है, ये महिलाओं के दर्द को सुनने का समय है। जहां लोग अपने गार्डन की कहानी सुना के चले गए, जहां प्रधानमंत्री का अपमान करते गए, ऐसे प्रधानमंत्री का जिनको देश की जनता ने वोट दिया, आप अपमान करते हो, दुखद है। महिलाओं को 33% मिलना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, परसीमन होना चाहिए, नहीं तो ये महिला जो आज सब वोट करने जाती हैं मोदी जी को, ये कभी इस भारत की महिला विपक्षियों को वोट नहीं करेंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये पारित नहीं हुआ तो एक भी महिला का वोट विरोधियों को नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। हर हर महादेव, महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए 33%, और सुना हो अध्यक्ष महोदय, और परसीमन भी होके के चाहिए। जय हो आपकी। एगो सुन ला, एगो एक बात सुना हो गई। अरे सुन ला, अरे ढेर हो गई। कहाँ रे? अरे हो गई ना, बस परसीमन मिलना चाहिए। जय, धन्यवाद अध्यक्ष। श्रीमती शोभा बचाओ, श्रीमती शोभा बचाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपला अत्यंत हनुमान जी बैठ जाइए, हनुमान जी बैठ जाइए, आपके पीछे शोभा जी खड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपली शोभा जी आभारी आहे। ओनली योर स्पीच। मी आज या सभागृहात नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकावर बोलण्यासाठी उभी आहे। हे केवळ एक विधायी प्रस्ताव नाही, तर भारताच्या लोकशाहीला अधिक न्याय, अधिक समावेशक आणि अधिक
बनवण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक संधी आहे. जर आपण इतिहासाकडे मागे होऊन बघितले तर जवळजवळ 100 वर्षापूर्वीचा तो काळ आठवतो, जेव्हा महिलांना मतदानाचा हक्कही नव्हता. अशा परिस्थितीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सरोजिनी नायडू यांना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी निवडून महिलांच्या नेतृत्वावर ठाम विश्वास व्यक्त केला. त्या निर्णयाने भारताच्या लोकशाहीला महिलांच्या सहभागाचा पाया घातला. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामात सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तुरबा गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासारख्या महिलांनी अग्रणी भूमिका बजावली. परंतु आजही संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व हे मर्यादित आहेत. अलीकडील आकडेवारीनुसार 2014मध्ये 11.4%, 2019मध्ये 14.4% आणि 2024मध्ये सुमारे 13.6% प्रतिनिधित्व आहे. ही स्थिती स्पष्टपणे दर्शवते की अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व अजूनही अपूर्ण आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाहिले असता अनेक देशांनी महिलांच्या राजकीय सहभागात उल्लेखनीय प्रगती ही केलेली आहे. रवांडामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 60%पेक्षा अधिक आहे, तर स्वीडन, नॉर्वे आणि फिनलँड यासारख्या नॉर्डिक देशांमध्ये ते 40%पेक्षा जास्त आहे. भारतामध्येही आपण त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहिले आहेत. 1947 साली राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 33% आरक्षण आणलं आणि संपूर्ण पंचायत राज असेल, त्याचप्रमाणे सरपंचांपासून तर नगर परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक महिला यांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी ही प्राप्त करून दिली. आणि महिला राज्यांमध्ये 50% हे त्यानंतर आरक्षण लागू करण्यात आलेलं आहे. आणि महिलांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता आणि सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय असं कार्य केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी धुळे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करते. तिथे महिला शेती करतात, कुटुंब सांभाळतात आणि समाज त्यांनी उभा केलेला आहे. परंतु निर्णय प्रक्रियेमध्ये तिचा सहभाग जो आहे तो मर्यादित आहे. आज मी या प्रत्येक महिलांचा आवाज या सभागृहात या ठिकाणी मांडत आहे. या विधेयकाद्वारे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि या विधेयकाची अंमलबजावणी जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. अध्यक्ष महोदय, याचबरोबर विधेयकात काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. विशेषतः ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा विचार हा केला पाहिजे. ST NT असतील, जेणेकरून हा कायदा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक ठरेल. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकाच्या संदर्भात देशातील विविध राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. परिसीमन प्रक्रियेमुळे काही राज्यांमध्ये, विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि विकासाच्या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची दखल घेत त्यांना न्याय प्रतिनिधित्व मिळेल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही, तर तो भारताच्या लोकशाहीच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे. जर आपण खऱ्या अर्थाने समावेशक कन्क्लूड करते, एकच मिनिट सर, खऱ्या अर्थाने समावेशक लोकशाही निर्माण करायची असेल तर महिलांना तात्काळ आणि प्रभावी अधिकार देणे अत्यावश्यक आहे. अर्ध्या भारताचा आवाज दडून ठेवून पूर्ण भारत उभा राहू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आपण सर्वांनी स्वीकारली पाहिजे. महिलांचा सन्मान हा केवळ कायद्याचा विषय नाही, तर तो आपल्या संस्काराचा, त्याचप्रमाणे आपल्या मूल्यांचा आणि आपल्या राष्ट्राच्या आत्म्याचा विषय आहे. हे बिल म्हणजे कहीं पे निशाने, कहीं पे हे बिल म्हणजे कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है. महिला विधेयकाचा मुखवटा घालून दक्षिणेकडील राज्य, ओबीसी, ग्रामीण भाग यांचा हक्क डावलणारे डिलिमिटेशन आणण्याचा प्रयत्न आहे. एक महिला म्हणून आमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्या या विधेयकाचा मी ठाम विरोध करते. 2 ओळी पंक्ती सांगते. कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. धन्यवाद अध्यक्ष. श्रीमती डी के अरुणा.
जय तेलंगाना जय तेलंगाना अध्यक्ष महोदय। जी जय तेलंगाना। शुरू करिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2026 సవరణ పైన జరుగుతున్నటువంటి చర్చలో ప్రసంగించే అవకాశం కల్పించినటువంటి సందర్భంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। దశాబ్దాల మహిళల కలను నిజం చేస్తూ 2023 సెప్టెంబర్లో నారీ శక్తి వందన్ అధినియం బిల్లును పార్లమెంట్లో పాస్ చేయించి దేశ మహిళలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నటువంటి మన యశస్వి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి మహిళలందరి తరఫున కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష। దశాబ్దాలుగా మహిళలు రాజకీయాల్లో తక్కువ ప్రాతినిధ్యం కలిగి ఉన్నారు అధ్యక్ష। ఈ బిల్లు అమలులోకి రావడం వల్ల మహిళల యొక్క గొంతులు చట్టసభల్లో మరింత బలంగా వినిపించేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది అధ్యక్ష। నిర్ణయాలలో కూడా సమతుల్యత వస్తుంది అధ్యక్ష। సమాజ అభివృద్ధికి కొత్త దిశ ఏర్పడుతుంది అధ్యక్ష। ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును 2029 ఎన్నికల నాటికి అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో సమావేశాలు నిర్వహించి అందరితో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని రాబోయే ఎన్నికల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ శాతాన్ని పెంచే దిశగా తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాన్ని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నాను అధ్యక్ష। భారతదేశంలో చరిత్రాత్మకమైనటువంటి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఈ సభలో ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి రిజర్వేషన్ 26 2022లో ప్రవేశపెట్టే దిశగా సవరణ పెడుతున్నటువంటి యొక్క బిల్లులో ఈ మాట్లాడుతున్న ఈ గొప్ప సందర్భంలో సభ్యురాలుగా ఈ సభలో ఉండడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష। సువర్ణ అక్షరాలతో నిలిచిపెట్టేటువంటి చరిత్రాత్మక ఘట్టంలో నన్ను భాగస్వామిని చేసిన నా పాలమూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష। ఈ బిల్లు భారత మహిళల సాధికారతకు ఒక నూతన దశను ప్రారంభిస్తుంది అధ్యక్ష। మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెరిగే కొద్దీ దేశ పాలన మరి ఇంత సమగ్రంగా సమానత్వంతో ముందుకు సాగుతుంది అధ్యక్ష। వంటింటికి పరిమితమైనటువంటి మహిళలు నేడు అన్ని రంగాల్లో వారి సమర్థతను చాటుతూ భూమి నుంచి దివి దాకా మహిళలు ఎగిసినారు అధ్యక్ష। మరి చట్టసభల్లో కూడా ఈ మహిళలు రావడం వల్ల ఈ దేశ ప్రగతిలో వారి భాగస్వామ్యం అవసరం అధ్యక్ష। అధ్యక్ష నిన్న ప్రియాంక గాంధీ గారు మాట్లాడుతూ అధ్యక్ష प्रियंका जी ने कल ये बोला अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी was the first to speak about equal rights for women in politics 1928, but even here Priyanka ji has once again put her family first. 3 years before 1928, in 1925 Mahatma Gandhi ji had already declared, as long as women of India do not take part in public life, there can be no salvation for the country. It is no surprise that the historic salt satyagraha saw। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर संसद में लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा जारी है। कुछ ही देर में वोटिंग भी होगी और आपको लाइव सीधे वाराणसी लिए चलते हैं जहां पर मेरे सहयोगी दुर्गेश वहां पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आप कहां मौजूद हैं? और देखिए लगातार संसद में महिला बिल को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा जारी है, कुछ ही देर में वोटिंग भी होनी है। दुर्गेश जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो 33% आरक्षण लागू करने की बात चल रही है। जिस तरह से लोकसभा में लगातार चर्चा पे चर्चा चल रही है, तो ऐसे में बात की जाए तो काशी की जो महिलाएं हैं, जो काशी में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर कहा जाए तो 33% आरक्षण मिलना एक वरदान साबित होता महिलाओं के लिए। और लोकसभा में जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, उससे पहले मेरे साथ इस समय कुछ महिलाएं मौजूद है, मैं इनसे बात भी करना चाहूंगा कि मतलब ये बताइए कि आज 33% आरक्षण को लेकर अभी वोटिंग शुरू होगी, आप एक महिला हैं, कैसे इसको देखती हैं? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं, मैं प्रज्ञा पांडे हूं।
और भाजपा में महानगर महामंत्री हूँ और समाज सेविका भी हूँ। तो सर्वप्रथम मैं मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और काशी के सांसद जी को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि जो उन्होंने संसद में बिल पास कर रहे हैं, 33% जो हम लोगों का आरक्षण कर रहे हैं, उसके लिए काशी की मातृशक्ति की तरफ से मैं सादर उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अब यहाँ का उत्सव देखने लायक है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने स्कूटी रैली निकाला था उनका आभार व्यक्त करने के लिए, और बड़ी तादाद में संख्या में हमारी बहनें आई हुई थी सड़क पे और उतर करके स्कूटी रैली निकाली और उनका आभार व्यक्त किया। उसके बाद फिर हम लोग पैदल मार्च चल के, एक लंबा पैदल मार्च चल करके और कचहरी पे जाके एक हस्ताक्षर के रूप में भी हम लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। और आज माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे कार्यक्रम में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हो रहा है उसी निमित्त आज कार्यक्रम था, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई हुई थी, मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही थी। उस सभागार में खुशी की लहर देखने लायक थी, कोई मिठाइयां बांट। तो ये बताइए कि नारी शक्ति बंधन विधेयक भी पास होने जा रहा है, महिलाओं को लगातार प्रधानमंत्री सशक्तिकरण की ओर लेके जा रहे हैं। पहले महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन अब तो लोकसभा और राज्यसभा तक जाने के लिए 33% आरक्षण दिया है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहले क्या था, आजादी नहीं थी। पहले भी हमारी बहनें नेतृत्व कर रही थी, जैसे घर का नेतृत्व हम सब कर सकते हैं तो हम लोग देश का भी नेतृत्व कर सकते थे। बस पहले और अब की भारत में ये अंतर हो गया है कि अब बहनों को आजादी मिलने लगी है सड़क पे जाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सर्विस करने के लिए या पॉलिटिक्स करने के लिए। पहले बहुत पाबंदियां होती थी, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने तब से बहनों को आजादी मिलने लगी है। आप हर जगह देखिए, प्लेन उड़ा रही हैं, शिप उड़ा रही हैं, हर जगह पे संसद में भी हमारी बहनें हैं, नेतृत्व कर रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अब हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग आजाद हो गए हैं। मतलब आजाद हो गए। अगर और भी मेरे साथ हैं, ये बताइए कि 33% आरक्षण का अभी कुछ समय में वोटिंग शुरू होगी, आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, वोटिंग शुरू हो गई है, विपक्ष चाहे जितना ही बोले, लेकिन विपक्ष चाहे जितना ही चिल्लावे, लेकिन वोटिंग के थ्रू हमें आगे बढ़ाया जाएगा, हम महिलाओं को पीछे नहीं रखा जाएगा। मैं मानती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हम लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो ये सम्मान दिलाने का एक कार्यक्रम उन्होंने किया है कि महिलाएं घर से निकल के आगे बढ़ें, महिलाएं अपने लिए कुछ करके दिखाएं। जैसे महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को आगे रख रही हैं, तो वो संसद में भी अपने आप को आगे करेंगी। तो क्या लगता है कि विधेयक बिल पास हो जाएगा, क्योंकि अभी वोटिंग कुछ ही समय में प्रारंभ होगी, और क्या लगता है कि आज पास हो जाएगा? 100% लगता है। जहां मोदी जी खड़े हो जाए और उनकी पूरी टीम खड़ी हो जाए तो वो बिल्कुल पास होगा ही, और उसमें कोई संदेह नहीं है। तो किस तरह का जश्न मनाएंगे? अगर पास हो जाता है तो आप लोग कैसे जश्न मनाएं? क्योंकि कहा जाता है कि काशी की जो महिलाएं हैं एक अलग संदेश देती हैं। आप लोग काशी की महिला हैं और बीजेपी की नेता भी हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हम लोग हर कार्यक्रम में मतलब अभी लगे हुए हैं। जो अभी नारी शक्ति के लिए हो रहा है कार्यक्रम, स्कूटी रैली के माध्यम से हमने अपना मोदी जी को धन्यवाद प्रदर्शन किया है, और अभी भी एक कार्यक्रम से हम लोग आ ही रहे हैं जिसमें स्मृति ईरानी जी आई हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए हैं। तो हम लोग लगातार धन्यवाद कार्यक्रम चल ही रहा है, और हमें पता है कि बिल पास होते ही इससे बड़ा भव्य हम लोग कार्यक्रम करेंगे। यानी कि बिल पास होते ही एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। ये बताइए कि अभी बिल कुछ ही समय में मतलब वोटिंग शुरू होगी, आप लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर भी जागरूकता फैलाती रहती हैं और लोगों को जागरूक करती रहती हैं। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, तो क्या लगता है कि बिल पास हो जाएगा जिस तरह से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है? विपक्ष का काम है विरोध करना, और बिल पास भी होगा, 100% पास होगा। और काशी की पहले से ही हम लोग उत्सव मनाना शुरू कर दिए हैं, और अभी आप काशी के अंदर जब भी जाएंगे तो आसपास का छोटा मंदिर से लेके बड़े मंदिर की सजावट हो रही है। चौक चौराहों पे लोग गुलाब का फूल पंखुड़ी लेके तैयार हैं। कार्यालय से लेकर के घर तक सभी लोग मिठाइयां बनवा रहे हैं। जैसे ही बिल पास होगी, भव्य और दिव्य बड़े स्तर का एक कार्यक्रम होगा बहनों का, जहाँ पे पटाखे छूटेंगे, फुलझड़ियां चलेंगी और गुलाब की पंखुड़ियां से हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके
सबको एक दूसरे को बहनों को बधाई देंगे, जैसे सब बहनें हमें बधाई देंगी, मैं उनको बधाई दूंगी। तो काशी में एक बड़ी तैयारी है और जितने भी आप जगह अभी चले जाइए काशी के अंदर, वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ लोग अपने जो महिला जो खुद की अपनी बिजनेस कर रही है, जैसे अगर उनका साड़ी का दुकान है, व्यापार है, तो वो वहाँ पे अपना सजावट कर रही है फूल का, वहाँ पे पंखुड़ी रखा हुआ है, वहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं। तो जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं वो नए नए अपना अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बना रही हैं जश्न मनाने के लिए, क्योंकि उनका ही देन है कि आज हमारी बहनें जो है डिपेंडेंट है अपने आप पे। पहले हस्बैंड से पैसा मांगना पड़ता था, वो खुद घर के लिए सहयोग कर रही हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो महिलाएं अब अपने आप पर डिपेंड है, बस इंतजार है कि विधेयक बिल पास हो और काशी में चारों तरफ जश्न और फुलझड़ियों से स्वागत होगा। बस इंतजार है, वोटिंग खत्म होगी और उसके बाद से विधेयक बिल पास हो। यानी कि काशी की महिलाएं तैयार हैं और जिस तरह से 33% आरक्षण मिलना है वो 33% आरक्षण लागू होगा और उसके बाद से महिलाएं यहाँ पे एक दूसरे को मतलब मिठाई खिलाकर बस स्वागत करेंगी प्रधानमंत्री का, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण को जिस तरह से बढ़ावा दिया है यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका। तो आप देख रहे थे जहां पर दुर्गेश तमाम महिलाओं से वाराणसी में बात कर रहे थे। हालांकि जश्न का माहौल वहां नजर आ रहा है, लेकिन अब से इंतजार करना होगा कुछ ही देर का जब वोटिंग होगी और उसके बाद आखिरकार सवाल यह है कि बिल पास होता है या नहीं होता है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए समाचार।